75 के करीब खुदा न खासा किसी का रोड साइड एक्सीडेंट होता है, किसी को सर पे चोट लगती है, उसको 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 30 किलोमीटर दूर अगर यहाँ पे चोट लगे तो वहाँ लेके जाएंगे क्योंकि निस्तर में सहूलियत बंद कर दी गई हैं। आईसीयू का डिपार्टमेंट ही नहीं है वहाँ पे। इवन बेहोशी वाले जो डॉक्टर उनकी तादाद भी टोटल 3 है। जब सीएम साहबा का विजिट हुआ था तो वहाँ पे मरियम नवाज साहबा ने कुछ डॉक्टर के साथ अच्छे इखलाक से पेश नहीं थी और उसमें उन्होंने वीडा एक्ट भी अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया भर में जो हादसात की वजह से आ रहे वो रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात की तादाद हो चुकी है। मजबूरी से हमें ये कहना पड़ता है कि कोर्ट ने हमारी उस तरह से सुनवाई नहीं की जैसे होनी चाहिए थी। और 30 बेड का एक पूरा हॉस्पिटल, पूरा 30 बेड का अस्पताल है बेसिकली, क्योंकि 60 तो हमारे ख़त्म कर दिए। जब ये चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे, क्या वजूहत है? बस शायद कुर्सी का नशा होता है। हमारे अंदरून सिंध से पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास बलूचिस्तान के मरीज़ भी आते हैं, यानी हम लोग ये वाहिद अस्पताल है इस पूरे खत्ते का जो इन तमाम मरीज़ों को कैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब में कोई भी ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि नया अस्पताल बना हो उसकी अपनी चीज़ें ना हो, जबकि पिछले अस्पताल से आपने चीज़ें उठा के दी। साउथ पंजाब में इनको क्या इनके रूल ही चेंज हो जाते हैं। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि असूल की जो बात है, जो प्रिंसिपल की बात है, आप उसको फॉलो करें। आपकी अब रिक्वायरमेंट्स हैं नहीं मानी जाती तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा? जब आप हमारी किसी भी बात को सुनेंगे नहीं तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? फिर V1 की ऑप्शन है हॉस्पिटल क्लोजर, फिर हम OPD की बंदिश की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान। नाज़रीन, जनूबी पंजाब का एक बड़ा हॉस्पिटल निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान है जो कि यहाँ के लोगों को बड़ा फैसिलिटेट करता है। और आजकल निश्तर अस्पताल के कुछ सितारे बड़े गर्दिश में हैं और यहाँ पे इस तरह के ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं जो कि खबरों के अंदर भी आ रहे हैं और लोग भी तशवीश का शिकार हैं। अभी जो रिसेंटली ये मसला हुआ है कि निश्तर हॉस्पिटल जो 2 बनाया गया है उसके अंदर निश्तर हॉस्पिटल 1 से कुछ स्टाफ और यहाँ के जो वार्ड्स हैं वो उधर मुंतकिल किए गए, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स उधर मुंतकिल किए गए हैं, जो कि निश्तर हॉस्पिटल 1 के जो स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं और जो मरीज़ है ये इंतहाई जो है ना परेशानी का शिकार है। इसी हवाले से इसके ऊपर पूरी डिटेल में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सलमान लशारी साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के, और इसके साथ साथ मुल्तान के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर नदीम कहसानी साहब मौजूद हैं। सर, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो मैं सलमान साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जनूबी पंजाब के लोगों के लिए और इर्द गिर्द के और लोगों के लिए कितना फैसिलिटेट करता है और कौन कौन से इलाके यहाँ पे आते हैं, लोग आते हैं और कितना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल है? जो जहाँ तक बात है आपकी, निश्तर अस्पताल कोई तकरीबन अब हमें 70 साल से ऊपर हो गए हैं इस अस्पताल को बने हुए। तो इस अस्पताल जनूबी पंजाब का वाहिद टीचिंग अस्पताल एक हमारा सरकारी तौर पर था पहले। जो जहाँ की आबादी आपको सामने है 50 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके सिर्फ पंजाब, इसमें मुल्तान की आबादी। मुल्तान और जबकि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो आपने सवाल किया वो जनूबी पंजाब पूरा, मुल्तान तो वैसे ही आता है, इसके अलावा जनूबी पंजाब सारा। हमारे अंदरून सिंध से पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास बलूचिस्तान के मरीज़ भी आते हैं, यानी हम ये वाहिद अस्पताल है इस पूरे खत्ते का जो इन तमाम मरीज़ों को कैटर करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक पूरी यानी 70 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है और हमें इस पर प्राउड होता है कि कर रहा है। और इसी ही बुनियाद पे हमें भी लगता था कि एक अस्पताल की ज़रूरत है, तो जो एक नया अस्पताल। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा कि निश्तर 1 के अंदर कौन कौन सी सहूलियात हैं जो यहाँ के खिते के लोगों के लिए जो अभी तक एक्टिव हैं, कौन कौन से वार्ड चल रहे हैं? जी हमारे पास तकरीबन जो एक PMDC का यार्ड स्टिक होता है ना, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक जो हमारे टीचिंग अस्पताल उससे अप्रूव्ड होते हैं, मंजूर शुदा होते हैं, उसमें तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। बल्कि ये समझिए कि कुछ लाहौर के कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं या DG खान में कुछ ऐसा जैसा अस्पताल है, उनमें भी कुछ शुबे नहीं होते, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गैनी, आर्थोपेडिक, आई वार्ड, ENT वार्ड, तमाम तरह की सहूलत, आर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी जो अनफॉर्चुनेटली शिफ्ट किए जा रहे हैं, इन तमाम की, ऑन्कोलॉजी हमारे पास है, थोरेसिक सर्जरी हमारे पास है। यानी एक मुकम्मल तौर पे कोई भी मसला होता है या कोई भी हमारे पास हर तरह का डिपार्टमेंट, किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी भी रेफर नहीं करना पड़ता। इसी तरह से ये लोगों के लिए, हमारे इस खिते के लिए सबसे बड़ा अस्पताल है। और ये देखना, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया ना कि DG खान में भी यानी कुछ शोबाजात नहीं है अस्पताल में, उनका भी टीचिंग अस्पताल है, अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल, उसमें भी कुछ शोबाजात नहीं है, लेकिन निश्तर में तमाम तर शोबाजात हैं और वो कनेक्ट भी रहते हैं एक दूसरे के साथ और ज़ाहिर बात है पेशेंट को मुकम्मल सहूलियात दी जाती हैं। निश्तर 2 जो बनाया गया है ये भी एक अच्छी काविश थी कि दूसरा हॉस्पिटल यहाँ पे है, इस पे ऊपर बोझ कम हो जाएगा, तो अब क्या मसाइल खड़े हुए हैं, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे, कोई अपनी नहीं कर रहे फैसिलिटीज़? देखिए निश्तर 2 बिल्कुल जैसे आपने भी बोला है कि उसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ओवरऑल मुल्तान की भी, फिर जनूबी पंजाब की भी। हमने ये इवन मुतालबा भी हम लोगों ने किया था। YDA वो वाहिद जमात थी जिसने स्टार्ट में ये किया कि हमें मुल्तान के लेवल पे एक और टीचिंग अस्पताल, निश्तर जैसे अस्पताल की ज़रूरत है जो निश्तर अस्पताल का बोझ हल्का कर सके। अब तमाम लोग उसमें शामिल थे, सहाफ़ती तंजीमें भी हमारे साथ शरीक हुई थी, वकला भी हमारे साथ थे, सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ थी और तमाम की काविशें जो है बुरुकार लाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन हमें कभी ये नहीं लगता था कि वो अस्पताल जो नया बनना है, जिसने हमारा बोझ ख़त्म करना है, बदकिस्मती से वो हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा और ये उस
اسپتال کا قصور نہیں ہے نہ اس کے بنانے والوں کا، وہ ہے اب تک جو موجودہ انتظامیہ یا ان کو چلانے والے ہیں جن کے دماغ میں یہ ہے کہ اس کو چلا کے نستر کو بند کرنا ہے۔ یعنی آج تک پورے پنجاب میں میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک بھی مثال ایسی موجود نہیں ہے کہ کوئی نیا ہسپتال بنا ہو اور اس کو ایسے چلایا گیا ہو کہ پرانے ہسپتال کے ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو وہاں کے ارد گرد کے جو انویسٹرز ہیں جن کی زمینیں ہیں یا کوئی ایسی سوسائٹیز ہیں جو ادھر کی پاپولیشن کو ادھر شفٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں تو تھیوریز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن ہم بس اس چیز کے خلاف ہیں کہ جس بھی بیس پہ کر رہے ہیں یہ ہے ہی زیادتی، مطلب یہ صرف کوئی ڈاکٹرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کل جو آج رجسٹر ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کل ہم بھی یہاں ویسے بھی نہ ہوں، اور جو ہمارے سینئر ڈاکٹر انہوں نے بھی ریٹائرڈ ہونا ہے۔ مسئلہ ہے اس عوام کا، جو اس شہری علاقے کا، کہ اگر آپ کا نستر کے قریب خدا نہ خاصا کسی کا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کو سر پہ چوٹ لگتی ہے، اس کو 30 کلومیٹر دور جانا پڑے گا، جبکہ آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ 30 کلومیٹر دور اگر یہاں پہ چوٹ لگے تو وہاں لے کے جائیں گے کیونکہ نستر میں سہولیات بند کر دی گئی ہیں۔ نستر میں ایک ڈپارٹمنٹ بچائے گا تو وہ تو ایمرجنسی نہیں کر سکتا پوری، وہ تو ایمرجنسی بھی نہیں کر سکتا، وہ تو آپریشنز بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے 60 بیڈز ختم کر دی، جب آپ نے پورا وارڈ تالا لگا دیا اور اس کے عملے کو بھیجا نستر دوم میں، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو رہ جانے والے ڈاکٹرز ہیں وہ کیا 24 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے؟ تو جو ادھر مریض پہنچ گیا اور اس کو کوئی اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے، فار ایگزامپل اس کو گھدو کا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر اس کو ادھر لے کے آئیں گے؟ جی دیکھیں وہی یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جو نستر دوم اسپتال بنایا گیا ہے اس میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اس میں باقی شعبہ جات ہیں ہی نہیں، یعنی وہاں پہ کارڈیالوجی وارڈ نہیں ہے، وہاں پہ نیفرالوجی گردے کا وارڈ نہیں ہے، دوسرا گردے کی سرجری کا یورالوجی وارڈ نہیں ہے وہاں پہ۔ ایون اس سے بڑی بات آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں نیورو سرجری اور آرتھو کی، یہ اتنا سیریس ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے 1122 نے لے کے آتی ہے، ان کی ہیڈ انجریز ہوتے ہیں، موسٹلی وہ پیشنٹ بے ہوش ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آئی سی یو کی سہولت ہی نہیں ہے، یعنی آپ نے آپریشن کر بھی دیا ایک طرح سے سمجھ لیں، لیکن ان کو آئی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں آئی سی یو کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ ایون بے ہوشی والے جو ڈاکٹر ان کی تعداد بھی ٹوٹل 3 ہے۔ اچھا، تو ڈپارٹمنٹ آئی سی یو انتہائی نگہداشت وارڈ کے علاوہ آپ کیسے وارڈ چلا سکتے ہیں؟ تو ملتان کے اگر لیول پہ دیکھیں تو صرف جو حادثات ہیں ٹریفک ہے وہ 70 سے 80 پر ڈے ہو رہے ہیں، اور دوسرے حادثات ملائیں تو 150 سے 200 حادثات ہیں، تو یہ کیسے ٹیکل کرے گا؟ حادثات کی جیسے آپ نے بات کی، ایون جو اب دنیا بھر میں اس سے پہلے نا جو ہارٹ اٹیک تھا نا وہ سب سے زیادہ بڑی وجوہات میں سے تھا، جو اموات کی سب سے بڑی وجوہات۔ اب پچھلے 2 سالوں سے پوری دنیا بھر میں جو حادثات کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات کی تعداد ہو چکی ہے، اور ایسی سچویشن میں آپ کو جب خدا نہ خاصا ہم میں سے کسی کو بھی اتنا دور لے کے جایا جائے گا، جس میں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر یوزلی کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے، فلاں لیٹ ہو گئے، تو یہ ڈیلے فیکٹر ہوتا ہے۔ جب آپ کو ایک یہاں سے چند سیکنڈ کی گیم ہے، چند سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے تو جان ضائع ہو سکتی ہے، اور وہ خدا نہ خاصا جب ویسے ہی لیٹ پہنچیں گے، اور آپ کو دوسرا یہ بھی پتہ ہے کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ روڈ انفراسٹرکچر ویسا نہیں ہے، آپ کے روڈز اتنے نہیں ہیں کہ آپ چلو جاتے یہ ہو نا کہ روڈ صحیح ہیں، آپ کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر تو شاید منطق سمجھ جاتی، لیکن نہ آپ کے روڈز ایسے ہیں، نہ آپ کی آبادی میں کوئی کمی ہوئی ہے، اور نہ ہی نستر کے بیڈز خالی رہے ہیں۔ اچھا، نستر 1 سے آرتھو اور نیورو کے 2 وارڈ جو ہے نا ادھر منتقل کیے گئے ہیں، تو یہاں پہ ابھی کچھ ورکنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جتنے جو وارڈ منتقل کیے ہیں کتنے بیڈز وہاں پہ موجود ہیں؟ وہاں پہ جو ہم نے پتہ چلا ہمیں وہ 120 بیڈز پہ مشتمل ہسپتال ہے، جس میں سے جو 90 بیڈز ہیں وہ وارڈز کے لیے ہیں، اور اس میں بھی 3 وارڈز بنائے جائیں گے، جس میں 30 بیڈز پہ مشتمل ایک وارڈ ہوگا، اور جو 30 بیڈز کی ہے وہ ایمرجنسی ہوگی۔ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جن ہم تمام لوگ وہ شامل تھے جنہوں نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی کہ نستر جیسا ایک اسپتال ہونا چاہیے، اور اگر ان کی ان کو پہلے سٹارٹ میں ہمیں کہا گیا تھا کہ جنرل اسپتال ہوگا، نستر جیسا اسپتال ہوگا جس میں تمام شعبہ جات ہوں گے، لیکن بعد میں سننے میں آیا کہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ یہاں پہ صرف اور صرف جو نستر دوم اسپتال بنا ہے اس کو نیورو ٹراما یونٹ میں، یعنی آرتھو اور نیورو ٹراما یونٹ میں کنورٹ کر دیں۔ چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، شاید جنوبی پنجاب کے علاقے میں کوئی ایسا علیحدہ اسپتال نہیں تھا جو اس طرح کی تو اس کو پوری فیسلٹیز وہی دینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جی ایگزیکٹلی اس کے لیے جب آپ نے اچھا کیا کہ اس کے بیڈز 120 کر دیے اور 90 بیڈز پہ وارڈ مشتمل کر دیا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہمارے 60 بیڈز ہمارے ہی شفٹ کیے گئے وہاں پہ، تو اب ٹوٹل تعداد رہ جاتی ہے 30، یعنی پورے جنوبی پنجاب کے لیے صرف ایکسٹرا 30 بیڈز اضافہ ہوئے ہیں، 30 بیڈ کا ایک پورا ہاسپٹل، پورا 30 بیڈ کا اسپتال ہے بیسیکلی، کیونکہ 60 تو ہمارے ختم کر دیے، ہمارے ختم کر کے وہاں بھیجے، تو ایک طرح سے تو صرف ان کے 30 ایکسٹرا ہیں، تو کیا اس پورے جنوبی پنجاب کے لیے صرف 30 بستر ضروری ہیں آپ کو؟ یہ تو صرف ملتان ہی نہیں کور ہو سکتا۔ ہاں، اور وہ بھی ایک پرانے اسپتال کے، ایک اچھے چلتے اسپتال کے بیڈز ختم کر کے وہاں شفٹ ہے، جو کہ زیادتی ہے۔ ڈاکٹر نظیم کسرانی کی طرف آنا چاہوں گا، آپ بتائیے گا جب یہ سارا معاملہ ہونے لگا تو کوئی نوٹیفیکیشن دیا گیا، کوئی مشورہ کیا گیا، کہیں بٹھا کے کوئی مشاورت کی گئی؟ پہلی بات یہ ہے عامر بھائی کہ جب یہ اسٹارٹ ہوا نا یہ سارا ایشو، آج سے تقریباً آلموسٹ 6 منتھ پہلے یہ اسٹارٹ ہوا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے ہم آرتھو اور نیورو سرجری کی یونٹ شفٹ کرنے لگے ہیں، تب ان نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا، تب ہم جو جہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی بات کی تھی، اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی سیکٹری ہیلتھ وغیرہ سے، اور اوپر تک مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہے ان تک بھی اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ کائنڈلی آپ مل بیٹھ کے اس کا کوئی ایسا سلیوشن نکالیں جو
सब के लिए काबिल कबूल भी हो और सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, कम्युनिटी के लिए भी अच्छा हो, मुल्तान की आवाम के लिए भी अच्छा हो। लेकिन उस वक्त फिर ये हुआ था कि जहाँ की जो मिनिस्टर की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने, या उसके अलावा सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर हेल्थ वगैरह ने, उन्होंने तो ऐसा हमारी नहीं सुनी थी। फिर हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने हमें टेम्परेरी तौर पर रिलीफ दिया था, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मंथ के टाइम तक ना वहाँ पे स्टे चलता रहा है। अब फिर ये हुआ है कि लास्ट मंथ में स्टे कोर्ट की तरफ से एंड हुआ है। अब स्टे जब एंड हुआ है तो जो पहले आर्डर निकले हुए थे उन्हीं आर्डर को इंप्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि जहाँ से इस वार्ड को 21 नंबर जो वार्ड है आर्थो का यूनिट 1 यूनिट 2 उसको अब खत्म कर दिया जाए यहाँ से। तो अब मसला ये है कि हम ذاتی طور पे ये चाहते हैं कि ये जो आर्थो और न्यूरोसर्जरी दोनों शोबे हैं इनको वहाँ पे होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस एट द कास्ट ऑफ निश्तर 1 नहीं होना चाहिए। निश्तर 2 को एक अच्छे से अलग से एक डेवलप अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए और वहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट की जाए, उसकी एसएनई न्यू होनी चाहिए, ना कि ये जो डॉक्टर जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और बाकी जो अमला है जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको जहाँ से वहाँ पे भेज दिया। ये गलत बात है। इससे एक तो ये है कि ऐसा अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होना। मतलब एक तो आपने इतनी खर्चा करके एक नया अस्पताल बना दिया तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा इन द एंड? अगर आपने यहीं से वार्ड ख़त्म करके वही बेड वहाँ पे ही ट्रांसफ़र करने हैं तो वो एज सच मतलब कॉमन सेंस की बात है कि उसका इतना एज सच अच्छा कोई फ़ायदा नहीं होना। तो हम कहते ये हैं कि हमारा मुतालबा भी यही है कि आप काइंडली मिल बैठ के इसका ऐसा सोल्यूशन निकालें कि जहाँ पे जो वार्ड चल रहे हैं उनको यहाँ पे रहने दिया जाए, वो पहले ही अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। और आपके सामने जब भी कोई पेशेंट आपका जाए ना निश्तर के अंदर, तो इवन के हमारे अपने जो पेशेंट होते हैं उनको भी ऑपरेशन लिस्ट पे रखवाने के लिए ना बड़ा टाइम लगता है। उसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन है पेशेंट का। आपको बेड कभी भी खाली नहीं मिलेगा, हमेशा सारे बेड फिल रहते हैं। उसके बावजूद हमारी समय से बालातर है कि एक वार्ड को टोटल ख़त्म करके और दूसरा जो न्यूरो सर्जरी का वार्ड है उसकी आधी जो स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म करके वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। आज जो मामला पीक पे चला गया है तब भी डॉक्टर तंजीमी और दूसरे सब लोगों ने इस पे पर आवाज़ उठाना शुरू किया। आज से जब अगर हम 3-4 माह 5-6 माह पहले देखें तो यहाँ से डॉक्टर भी वहाँ जाते रहे और इसके साथ अमला भी जाते रहे और वर्कर्स भी जाते रहे, सफाई वाले हर अमला जाता रहे, तब आवाज़ नहीं उठाएगी। आज ये आवाज़ उठ रही है। बेसिकली ये है कि तब भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन तब क्योंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया था इसलिए तो हमें उम्मीद थी कि कोई इसका बेटर सोल्यूशन निकल आएगा। कोर्ट की हमें ये था कि कोर्ट के बाद में जो हियरिंग होगी उसमें कोई मुतफिका तौर पे कोर्ट हमारी भी सुनेगी और उनकी भी सुनेगी, तो इसलिए हमें उम्मीद थी कि बेहतर सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन मजबूरी से हमें ये कहना पड़ता है कि कोर्ट ने हमारी उस तरह से सुनवाई नहीं की जैसे होनी चाहिए थी। तो वो चीज़ें तो डिले होती रही और ये काम वर्कर्स जो सारे डॉक्टर अमला तो करता रहा, उनको भी एक चीज़ मिल गई कि हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं, रेजिस्टेंस हो नहीं रही, तो ये हम सारे करवाते रहे। आप किसी तरह उस पर ये कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें बेचारा जो अमला है या डॉक्टर है ना, अगर वो काम उधर ना करते तो उनको ये ताना मिलता कि आप तो काम चोर हैं, आप तो काम करना नहीं चाहते इसलिए आप इस जहाज पे जा रहे हैं। हम बेसिकली हमारा मकसद ये नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते, हमारे डॉक्टर भी काम करना चाहते हैं, पैरामेडिक्स भी काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। आपके सामने जितने भी हॉस्पिटल हैं, अब कभी भी वहाँ पे आए तो यंग डॉक्टर ही आपको हमेशा काम करते हुए मिलेंगे और बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज सारी आपको काम करती मिलेंगी। अगर हम तब हड़ताल पे चले जाते या ओपीडी क्लोजर की तरफ जाते तो एक गलती में चला जाता है। तो इसलिए हम बातों को टेबल टॉक के जरिए सोल्यूशन इसका निकालना चाहते थे, लेकिन अब हमें लगता है कि टेबल टॉक से इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। अब आपके जो हेड्स हैं, यानी कि अगर हम आपको जो लीड कर रहे हैं, आपके डॉक्टर के, आपके एमएस है, इसके साथ वाइस चांसलर है, वो आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं? मुझे इंतहाई मायूसी से कहना पड़ता है कि हमारी जो वाइस चांसलर साहिबा हैं, अभी 2 महीने पहले जो नेफ्रो वाला इशू हुआ था आपके सामने, जब मुल्तान पे 2 से 2.5 महीने पहले जो नेफ्रो वाला इशू हुआ था, वहाँ पे जब सीएम साहबा का विजिट हुआ था तो वहाँ पे उन मरियम नवाज साहिबा ने अच्छी खासी हमारे कुछ डॉक्टर के साथ मतलब अच्छे इखलाक से पेश नहीं थी और उसमें उनने पीडा एक्ट भी अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो वहाँ पे हमारी वीसी साहिबा ने अपना, जहाँ तक सुनने में ये आया कि एक दो अपना रिज़ाइन लिख के दिया था क्योंकि उनके साथ अच्छी वहाँ पे बदतमीजी की गई थी। तो उस वक्त सारी डॉक्टर तंजीमें, सारा निश्तर का अमला उनके साथ खड़ा हुआ था क्योंकि वो हमारी हेड हैं। जब उन पर बात आएगी तो हम उनके साथ होते हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि अब जो हमारे जो मसले हो रहे हैं, ये आर्थो और न्यूरोसर्जरी को वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ और ऊपर मिनिस्टर वगैरह की हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। उनको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है कि अगर वहाँ पे चला भी जाता है, जहाँ पे निश्तर 1 का अमला वहाँ पे चला जाता है तो वो उल्टा इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ना कि इवन हमारी साइड पे। यानी कि आज से 2-3 माह पहले जब ये मसला हुआ था तो आप पूरी डॉक्टर तंजीमें उनके साथ खड़ी हो गई थी। बिल्कुल। और आप लोगों ने, जहाँ तक मुझे याद है कि आप लोगों ने ओपीडी भी बंद की थी, एहतजाज भी किए थे और मरीज भी उस वक्त बड़े परेशान हुए थे। आपने इतना उनका साथ दिया और आज जब ये चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे, क्या वजूहत है? बस शायद कुर्सी का नशा होता है, यही कहा जा सकता है, बाकी तो अब कुछ नहीं कह सकते। वो भी हमारी डॉक्टर हैं, वो भी क्योंकि जो चीज़ें हम इस लेवल पे अब बैठ के सोच रहे हैं वो भी इसी लेवल से होकर गुजरी हैं। हमें तो ये लगता है कि उनको चाहिए था कि हमारा साथ देती हैं और हमारी जो बात है वो आगे हुक्काम बाला तक पहुँचाती। लेकिन अगर वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और एमएस साहब, तो हमारे आपको पता है कि जो नेफ्रो वाला इशू था वहाँ पे जो हमारे मुस्तकिल एमएस साहब डॉक्टर कादिम थे तो उनको तो वो सस्पेंड कर दिया गया था। अब जो हमारे एमएस हैं वो एक तरह से एडिशनल चार्ज पे ऐसा परमानेंट एमएस सिस्टम मिनिस्टर के अंदर कोई नहीं है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट यही है, आप काइंडली मेहरबानी करके अवाम का और निश्तर की कम्युनिटी का सोचते हुए जो हकीकी बात है वो आगे हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ ताकि उन तक एक
जो ग्राउंड रियलिटी है वो सही तरीके से पहुँचे और उसमें फैसला लेने में उनको आसानी हो। अच्छा, निश्तर के अंदर कोई बाहर का इन्फ्लुएंस तो नहीं है कि पिछले अगर 6 माह की हम बातें और चीज़ें उठाएं तो इसके अंदर 6 से 7 मसाइल क्रिएट हुए, जिसके अंदर HIV वायरस फैला है, बच्चा अगवा हुआ है, उसके बाद बच्चा एक कहीं टॉयलेट में पैदा हो गया, उसके साथ एक आपकी नर्स को जो है ना अगवा किया गया स्टूडेंट को, इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कहीं बाहर का इन्फ्लुएंस या कि अपर पंजाब वाली साइड से तो कोई नहीं हो रहा कि जनूबी पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट को ही सबसे पहले ख़त्म करे जो यहाँ के अवाम पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? इसमें स्पेकुलेशन तो कह सकते हैं आप, जैसे आपके सामने है जहाँ पे साउथ पंजाब में सेक्रेटरीट स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फंक्शनल उस तरह से नहीं हो सका। जब PTI की गवर्नमेंट उस्मान बुज़ार वज़ीर आला था, जहाँ पे बेसिकली तो अब हमें कोई भी अपना काम करने के लिए ना हेल्थ डिपार्टमेंट, तो बाकी तो मुझे नहीं पता, हमें लाहौर जाना पड़ता है, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी का काम हो या स्पेशलाइज हेल्थ केयर का काम हो। तो हम तो ज़्यादा तौर पे चाहते हैं कि यही मुल्तान में सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए होनी चाहिए, जनूबी पंजाब के सारे लोगों के लिए होनी चाहिए। तो एक तो बात डेफिनेटली आपकी ठीक है कि अपर पंजाब का, जनूबी पंजाब को मतलब उसके हकूक़ देने वाली जब बात आती है ना, तो उस तरह से ब्यूरोक्रेसी ना एक्टिव होती है, ना ही गवर्नमेंट उस तरह से पेन लेती है जैसे अपर पंजाब के लिए लेती है। Exactly. बाकी जहाँ तक निश्तर की बात है, जो इसके इशूज़ हाईलाइट होते रहे पिछले कुछ अरसे में, आप अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि इन इशूज़ को नहीं होना चाहिए, जो हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन इश्यूज़ में ऐसा किसी का कोई रोल नहीं है। बाकी ओवरऑल जो साउथ पंजाब के साथ सौतीली माँ वाला सलूक जो वैसे किया जाता है, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी वैसे ही चल रहा है, जहाँ पे भी वैसे बिल्कुल अपर पंजाब को थोड़ा एज दिया जाता है, और हमारे जो भी काम होते हैं वो डिलो तत्वल का शिकार रहते हैं, और काफ़ी टाइम लगाने के बाद भी वो अपने मंतकी इंजाम तक जब आउटपुट उनका वो नहीं निकल पाता जो निकलना चाहिए टाइम के साथ साथ। अच्छा सलमान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस टाइम भी निश्तर के अंदर ये आज के मसले के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें अद्वियात का एक बड़ा प्रॉब्लम है, CBC टेस्ट भी नहीं हो रहे। इसके साथ साथ जो वहाँ के वर्कर्स हैं, ख़ासतौर पे सिक्योरिटी जो अमला है प्राइवेट वाला, 110 लोग हैं, उनको 6 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। इसके साथ साथ जो सैनिटरली छोटे दर्जा चहारम के वर्कर्स हैं, तकरीबन 300 से 400 ख़वातीन हैं, उनको भी तनख्वाहें नहीं मिली। ये सारे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, इनकी तरफ कोई तवज्जो हुई है? जी देखिए, मेरे ख्याल में नदीम भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि जो डॉक्टर ज़ैद साहब हैं वो एडिशनल चार्ज पे हैं, तो उनके पास वो अख्तियार नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और जब आप यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल के तमाम तर जो माली भी इवन जो हमारे अख्तियारात है वो सारा वाइस चांसलर साहबा के पास होता है। ऐसे है। और जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो उनको करनी चाहिए थी। जैसे आपके सामने अभी हमने बात की कि HIV का जब मामला हुआ था तो हम इस वाइस चांसलर के साथ ठहरे थे, हम बाकी डॉक्टर्स के ठहरना तो हमारी वैसे ज़िम्मेदारी थी। वो अमला था, बदकिस्मती से वो अभी तक बहाल नहीं हुए, लेकिन अब वाइस चांसलर साहबा को जिस तरह से मरियम नवाज़ साहबा ने आके उनकी बेइज्जती की थी एमरजेंसी में और बाकी वार्ड्स में, तो हमें इस बात पर बड़ा गुस्सा आया था कि अब लग रहा है कि बेइज्जती सही हुई थी। देखिए ज़ाहिर बात है, अब जब ये लोग मायूस इतना करते हैं ना, तो फिर हमें ये अफसोस होता है कि हमें काश उस वक्त इनका साथ नहीं देना चाहिए था और इनको जाने देना चाहिए था। इनकी कुर्सी बचाने में हमारा हाथ है। तमाम डॉक्टर तंजीमें इनके साथ ठहरी थी कि जो हमारी टीचर हैं, हमारी प्रोफेसर हैं, और जिस तरह से ये मेहनत करके ज़ाहिर बात इस मकाम तक आते हैं, तो किसी को ये अख्तियार नहीं होता कि वो आके हमारे डॉक्टर्स की वहाँ बेइज्जती कर दे। तो ये तमाम मामला इनके साथ ठहरा रहा। लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन में जब उनको हमारे साथ ठहरना चाहिए था, वो सिर्फ ये कहने की जी मैं मजबूर हूँ। देखिए, आप हमारा पैगाम भी अगर आप वहाँ नहीं पहुँचा सकती हैं, आप सिर्फ उनके एक वायसराय का नोटिफिकेशन आता है और उस वायसराय के नोटिफिकेशन के बाद आप हमें एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि ठीक है जी इस वार्ड को ताला लगा दीजिए और हम इस तरह चले जाएँ। तो इसका ये मतलब है कि आप हमारे साथ नहीं ठहरें। अगर आप हमारे साथ ठहरते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी का जो मैसेज है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप वही ऊपर पहुंचा दें कि भी वहाँ पे ना डॉक्टर्स तैयार हैं, ना वहाँ पे अमला तैयार है, ना वहाँ पे अवाम इवन तैयार है। देखिए ना, ये हमारे लिए नहीं है। मैंने आपको अभी कहा, ये जो डॉक्टर आज मजम्मत कर रहे हैं, इनमें से कुछ डॉक्टर 10 साल बाद 5 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, अस्पतालों में भी नहीं रहेंगे। आज मैं YDA का कुछ हूँ, शायद हम आने वाले वक्त में YDA का नहीं होगा, हम अपने ड्यूटी कर रहे होंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे, हर बंदे ने अपने आगे मूव करना है। लेकिन मसला उस अवाम का है, उस खित्ते का है जिसके साथ ये जुल्म किया जा रहा है, लेकिन उनकी अवाम उसकी आवाज़ भी नहीं पहुँचाई जा रही। डिस्पाइट के अवाम ने एहतजाज किया। आज जो हमारे साथ जब हमने आज एहतजाज किया उसमें अवाम भी शामिल थी, उसमें पेशेंट्स भी शामिल थे और इस खित्ते के काफ़ी सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह शामिल थे। तो इसका ये मतलब है कि ये आवाज़ डॉक्टर्स की आवाज़ नहीं है। ये जो एहतजाज है ये डॉक्टर्स का एहतजाज नहीं रहा। ये एहतजाज और ये जो आवाज़ है मुखालिफ आवाज़, ये तमाम लोगों की आवाज़ है। ये सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और वकला बरादरी, इन तमाम लोगों की आवाज़ है। अच्छा, तो जो टेस्ट की आपने बात की, बिल्कुल निस्तर में CBC टेस्ट बेसिक टेस्ट एक होता है, बदकिस्मती से वो नहीं हो रहा और मरीज़ जो है ना बाहर कराने पर मजबूर हैं। एक इतनी महंगाई में जो अस्पतालों का रुख करते हैं सरकारी अस्पतालों का, बदकिस्मती से कहने की जलालत के बावजूद, क्या आपको नहीं पता कि बेचारे कितने लाइन में लगते हैं, कितना उन्हें इतना टाइम वेट करना पड़ता है। वो आते हैं, इंतज़ार करते हैं और उनका जब बेसिक टेस्ट ही नहीं होगा, जब उनको अद्वियात भी बाहर से मंगानी पड़ेंगी, तो वो फिर क्या करने आते हैं। डायलिसिस वार्ड में तो यही हाल है, वहाँ पे बेसिक किट्स नहीं है, अद्वियात नहीं है। अभी पिछले दिनों में मैंने इंटरव्यू किया है, जो डायलिसिस यूनिट के अंदर मरीज़ आए हुए थे, वो तो पानी पीने से भी तरस जाते हैं। वो पानी पिएंगे तो उनकी मौत वाक़ई होगी। वो उनके साथ भी इस तरह के हालात चल रहे हैं, उनका क्या सीन है?
جی بیسیکلی وہی ہے کہ جب ایک کہتے ہیں نا کہ پورے ہی نستر میں جب ایک چیز چھائی ہوئی ہے تو اس میں ڈائلیسس کے مریض بھی اسی میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے بھی جو ادویات ہیں، ان کے لیے بھی جو وارڈز میں سہولیات تھیں، جو ڈائلیسس یونٹ میں سہولیات تھیں خاص طور پر، وہ اب ان کے لیے نہیں ہیں. اور یہ ان کا ٹیسٹ ڈیلی والا ٹیسٹ ہے جو CBC ہے باقی پیشنٹس کے ہم اس وقت کرتے ہیں جو پیشنٹ ایک خاص موقع پہ آتا ہے وہ پھر چلا جاتا ہے. لیکن ڈائلیسس والے پیشنٹس کے لیے کچھ گردوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جب آپ کے ٹیسٹ ہی جب آپ کے خون کی جو کمی کا ٹیسٹ ہے یا انفیکشن چیک کرنے کا ٹیسٹ ہے، بیسک ٹیسٹ ہے، سستا سا ٹیسٹ ہے، باہر بھی سستا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نستر میں وہ بھی نہیں ہو رہا. تو خود سوچیں کہ وہ پھر کس یعنی نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں جس میں تمام حالات آپ کے سامنے ہیں. عملے کو آپ نے بات کی، تنخواہیں نہیں مل رہی. یہ جو جینیٹوریل اسٹاف ہے اور ان کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے جہاں پیسہ کھا رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں ہمیں نیستر والے چیک نہیں دے رہے. نیستر کے جو لوگ وہ ہیں انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سیکورٹی کمپنی ہے یا جو ٹھیکیدار ہیں یہ ان کا کوئی لائسنس نہیں ہے یا کوئی معاملات نہیں ہے. معاملہ بیچ میں ان لوگوں تک اٹکا ہوا ہے جن کی 10-15 ہزار تنخواہیں مانا اور 2 وقت کی روٹی ان کی رکی ہوئی ہے. دیکھیں وہی جو ان کے آپس میں معاملات ہے مجھے ان کا نہیں پتا کون ٹھیکیدار ہے کون کمپنی چلا رہی ہے. YDA کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ ان بیچاروں کے ساتھ ماہ رمضان میں کتنی جاتی ہے کہ جو بیچارے یہاں پہ نوکری بھی کر رہے ہیں وہ ڈبل جاب کرتے رہے، ان کو 5-6 مہینے تنخواہ نہیں ملتے، اور جب وہ بیچارے کبھی احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان کو 1 مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے. اور اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جس بندے نے 5 مہینے کی تنخواہ نہیں لی ہوئی، اب اچانک سے جب اس کو کہا جائے گا کہ جی اب آپ کو تنخواہ، مطلب وہ چھوڑتا ہے جاب تو بھی اس کی 5 مہینے کی تنخواہ رہتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو ڈیمیجنگ ہے نا، ہماری تنخواہ رک جائے، شاید ہمیں لوگ ادھار بھی دے دیتے ہیں، شاید ہمارے گھر چل بھی سکتے ہیں، لیکن وہ جو بیچارے ہیں ان کو تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا. اور ان کو انہوں نے اتنا بھکاری بنا دیا ہے کہ اب وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی پیشنٹ سے لیں، کسی ڈاکٹر سے لیں، ادھار بھی نہیں ملتا. تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ وہ بھی پڑ رہا ہے کہ کہیں سے 10-20 روپے 50-100 روپے کہیں کرپشن اور یہ چیزیں بھی وہاں سے نکلیں گی. ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب اللہ کرے وہ ایسے اچھے ہوں. ان کا احتجاج بھی ہے میرے خیال میں، آج بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے. تنخواہیں دینا دیکھیں حق ہے، جو بندہ ڈیوٹی کرتا ہے نا وہ آپ سے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگ رہا، وہ ڈیوٹی کر ہی اس لیے رہا ہے کہ آپ اس کو تنخواہ دیں گے. تنخواہ دینا آپ کی منت نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے ان کو دینا ہے، اور یہ ان کا لینے والوں کا حق ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ جب تمام معاملات نہیں چل رہے، نہ ان سے پیرامیڈکس خوش ہیں، نہ ان سے نرسز خوش ہیں، نہ ان سے درجہ جارحم والے خوش ہیں، نہ جینیٹوریل ورکر خوش ہیں، نہ ان سے سیکورٹی گارڈ خوش ہیں، نہ ان سے مریض خوش ہیں، نہ ان سے ڈاکٹر تنظیمیں خوش ہیں، نہ کامن ڈاکٹر خوش ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح نثر اسپتال کو چلنا چاہیے یہ اس طرح نہیں چلا، اور یہ انتظامیہ جب تک بیٹھی رہے گی شاید ان کا بس میں بات نہیں ہے کہ یہ چلا سکے. بہتری کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا حل کیا ہے؟ کبھی بھی یہ لوگ سٹیک ہولڈر کو نہیں بلاتے، یہ کبھی بھی ڈاکٹر تنظیموں کو نہیں بلاتے، یہ کبھی بھی ان تمام لوگوں کو نہیں بلاتے کہ جب ان کا مشورہ ہو رہا ہو کہ یار نثر 2 چلانا ہے تو یہ کیا کرنا ہے. لیکن ان کو صرف وہاں سے نوٹیفیکیشن آتا ہے اور یہ اس نوٹیفیکیشن پہ من و عمل کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کبھی کسی ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھا کہ یار ہم آپ کو شفٹ کر رہے ہیں تو اس کا بہتر حل کیا ہے. ہم تو، میں آپ کو سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر کام کرنے کو تیار ہیں، ہم یہی عملہ وہاں جا کے کام کرنے کو تیار ہیں. عارضی سلوشن ہے نا یہ. ان کی جو SNE ہے نثر 2 اسپتال کی، اس میں 1053 سیٹس ہمارے پاس ہیں ٹوٹل اناؤنس ہوئی تھیں، اس میں سے 395 فیلڈ ہیں اور 658 سیٹس ابھی بھی باقی ہیں جن کے اوپر جو ڈاکٹر تمام عملے میں، اس میں یہ تمام لوگوں کو ابھی تک ہائر نہیں کیا گیا. اب دیکھیں ان کی ریکروٹمنٹ کرنی چاہیے، نئے ڈاکٹرز لانے چاہیے. سپوز ہم کہہ لیتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس نہیں ہے یہ ہم آپ کو اسپتال چلا کے دیتے ہیں. آپ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں نا، یونیورسٹی بھی ہے وہاں بھی ہر سال ہزاروں طلبہ جو ہے نا گریجویٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ MBBS کمپلیٹ کرتے ہیں اور فیلڈ کے اندر آتے ہیں، تو ان کو کیوں ہائر نہیں کر رہے نوجوان وہاں سے، مطلب اپنی ڈگریاں کر کے پھر وہ رولیں گے الگ سے؟ جی ایگزیکٹلی بالکل. یعنی میڈیکل آفیسر کو آپ رکھیں، ایون جو باقی آپ لوگ ان کے پاس سیٹس ہیں اس میں ڈاکٹرز کو تعینات کیا جائے. ایون اس کے لیے بھی یہ سپوز ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یار ہمیں 3 مہینے یا 4 مہینے ہم لوگ ابھی عارضی طور پر ہم ان کو نہیں چلا سکتے، ہم چلا کے دیتے ہیں. ان کو اسپتال چلانا ہے نا، ہم تیار ہیں، ہم ڈاکٹر ڈیوٹی کرنے کے بھی تیار ہیں. ہم نثر اسپتال 1 بھی چلائیں گے، نثر اسپتال 2 بھی چلائیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بیڈز ختم نہ کریں، ہمارے وارڈز ختم نہ کریں. آپ ہمیں 2 مہینے کے لیے بھیجیں ہمارے سینئر فیکلٹی کو. ہمارے آلریڈی بھی جو آرتھو کے ہیڈ ہیں جو کامران صدیقی صاحب ہیں، وہ نستر کے بھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ نستر دوم کے جو آرتھو کا یونٹ ہے اس کے بھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں. تو ہم ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر 2 مہینے کے لیے آپ بھیج دیں، ہم وہاں کام کریں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے، پھر کچھ عرصے کے لیے کوئی اور 2 مہینے کے لیے جائے گا. یعنی ہم کام کرنے کے لیے، ہم مریضوں کی جو علاج کی خلل نہیں ڈالنا چاہتے، ہم جہاں پہ بھی اسٹرائک نہیں کرنا چاہتے. جب تک ان کی مکمل ڈاکٹر نہیں آ جاتے، جب ان کے اپنا عملہ پورا نہیں ہو جاتا، ہم تب تک تیار ہیں. لیکن اس پہ نہیں کہ آپ نثر ہسپتال 1 کو بند کر دیں اور نثر 2 کو شروع کر دیں. پتہ نہیں آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے نیا ہسپتال شروع کر دیا. کسی بھی، جیسے میں نے پہلے بھی اپنی بات اسٹارٹ میں کہا تھا، پورے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں کوئی بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ نیا ہسپتال بنا ہو اس کی اپنی چیزیں نہ ہوں، جبکہ پچھلے ہسپتال سے آپ نے چیزیں اٹھا کے دیکھ لو. اس سے تو یہ بھی یعنی ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر تعداد بڑھ رہی ہے، پاپولیشن گرو کر رہی ہے، تو نثر اگر 3 بنتا ہے، نثر ہسپتال ایک تیسرا بنتا ہے، تو کیا آپ نثر 1 اور 2 بند کر دیں؟ پھر آپ خوش ہو جائیں گے
नहीं हमने तीसरा अस्पताल बना दिया, यानी कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप इस अस्पताल से डिपार्टमेंट शिफ्ट करें। नदीम साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा, आप बताइएगा आपके ख्याल से चीज़ें जो कोलैप्स कर चुकी हैं इनको जल्द से जल्द कहाँ से कैसे निपटाया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। आप चलाना चाहते हो चीज़ों को, आप स्टेक होल्डर के साथ बैठें, जो जहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, महकमा हेल्थ, ब्यूरोक्रेसी, खलूस नीयत के साथ इस चीज़ का हल निकालें तो हल निकल सकता है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं बस हम एक लेटर निकाल लेंगे वैसे की तरह और यहाँ पे बैठी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लेटर को फॉलो करके चीज़ें फोर्सफुली काम करेंगे तो फिर उसमें इश्यूज आएंगे। फिर ऐसी चीज़ें होंगी जैसे आपके सामने आ रही हैं, फिर उसमें डॉक्टर्स भी नाखुश होंगे, मरीजों के लिए भी बेचारों के लिए मुश्किलात होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, मतलब सारों के लिए जलालत ही जलालत है। तो इसके लिए मुश्किल तौर पर और अच्छा फैसला यही है कि सारे स्टेक होल्डर को बैठ के इन चीज़ों का हल निकाला जाए, ताकि स्टेक होल्डर भी इन द एंड सारी चीज़ें अपने जो उनका इनपुट है वो इसमें सोल्यूशन के लिए दें, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी अपनी मतलब मैक्सिमम एफर्ट करके निस्तर 2 को जिस तरह से बनना चाहिए वैसा बनाएं, ना कि निस्तर 1 की कास्ट पे इसको आधा डाउन साइज करके निस्तर 2 को चला तो दें लेकिन निस्तर 1 भी वैसे ना चल पाए और निस्तर 2 भी ना चल पाए, तो इन द एंड हमने क्या खोया क्या पाया। तो बेसिकली आपके सामने लाहौर में तकरीबन हर 10 किलोमीटर रेडियस पे ना एक टीचिंग हॉस्पिटल है। वहाँ पे जो भी टीचिंग हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ पे कभी तारीख में, ये तो मतलब सबके सामने है ना, ये हम कोई वो बात तो कर ही नहीं रहे कि जो झूठ हो। अब देख सकते हैं, कोई तहकीक कर सकता है, जो भी लाहौर के अंदर न्यू टीचिंग हॉस्पिटल बना है तो पहले वाला जो हॉस्पिटल था ना उसके फैसिलिटीज़ ख़त्म नहीं की गई, उल्टा जो न्यू हॉस्पिटल बना है उसके अंदर न्यू फैसिलिटीज़ ऐड की गई हैं और HR को भी न्यू रिक्वायर किया गया है, HR की न्यू हायरिंग हुई है, SNA न्यू उनकी अप्रूव हुई है। अब यहाँ पे बनी साउथ पंजाब में इनको क्या इनके रूल ही चेंज हो जाते हैं। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि असूल की जो बात है, जो प्रिंसिपल की बात है, आप उसको फॉलो करें। आप कहेंगे इसको फॉलो करेंगे तो सारों मसलों का हल निकलेगा इंशाल्लाह। आपकी अब रिक्वायरमेंट्स हैं नहीं मानी जाती तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, कहाँ तक लेके जाएंगे अपनी मज़ाहमत को? इस चीज़ का बेसिकली तो हम पहले भी आपको पता है कि YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन हमेशा मरीजों और डॉक्टर के हकूक़ के लिए ना सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा करती रही है। अब भी हम इस चीज़ को पहले तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम मीडिया में हाईलाइट करके अलामती प्रोटेस्ट करके किसी तरह से इन चीज़ों पे हुक्काम बाला की तवज्जो मबजूल कराएं। अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते और ऐसे ही धौंस और धमकी के साथ हमें कहते हैं कि नहीं आपने हर सूरत में वहाँ पे जाके काम करना है, तो फिर हमारे पास और भी ऑप्शन है। फिर हम VC ऑफिस के सामने सिट इन भी करेंगे, फिर हम रोड साइड प्रोटेस्ट भी करेंगे, फिर हम इन द एंड फिर हमारे पास होता है हॉस्पिटल क्लोजर। वो हम नहीं करना चाहते, आपको पता है हम चाहते हैं कि हम मरीजों की खिदमत करते रहें। लेकिन जब आप हमारी किसी भी बात को सुनेंगे नहीं तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, फिर एक ही ऑप्शन है हॉस्पिटल क्लोजर, फिर हम OPD की बंदिश की तरफ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू बड़ी अच्छी होगी। नाज़रीन, आपने जाना कि हमारे साथ डॉक्टर नज़ीम कैसरानी और डॉक्टर सलमान लशारी साहब मौजूद थे और जो क्रिटिकल सिचुएशन हुई खड़ी है इस टाइम निश्तर के अंदर उनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और यही इनकी रिक्वायरमेंट है कि जो निश्तर 2 बनाया गया है उसके अंदर एक अपनी फैसिलिटीज़ और अपने वार्ड्स और अपने डिपार्टमेंट्स कायम किए जाए, ताकि ये जो बोझ है हमारे जनूबी पंजाब के मेन हॉस्पिटल निश्तर 1 पे ये आधा आधा हो जाए, ताकि यहाँ पे मरीजों को भी फैसिलिटीज़ हों और जो यंग डॉक्टर्स हैं, न्यू ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने डिग्रियां की हैं, उनको भी वहाँ पे जॉब्स मिलें और ये सारी चीज़ें स्मूथली चलें। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर चांद खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।